वहाँ लोगों से बात हुई तो एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, औरैया से वो चले हैं, औरैया से अपने तमाम साथियों के साथ वो आए हैं, उनके साथ में 5-6 लोग और थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी आंखों में आंसू थे। अब हमने उनसे कारण पूछा, भैया परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, इसलिए आंसू है क्या? कहने लगे आंसू इसलिए नहीं है, आंसू सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने घर से आया हूँ 85 किलो बाजरा बेच करके आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, 85 किलो बाजरा बेच करके औरैया से मैं चला हूँ। और मैंने सिर्फ उनसे इतना सवाल किया था, आंसू इसलिए आ गए उनकी आंख में। मेरे मुंह से ये बात निकली, जो मनुवादियों के सवाल है वो भी हम कभी कभी जनता पर थोप देते हैं। मनुवादी मीडिया सवाल करती है ना कि ये तो भीड़ बुलाई गई भीड़ है, ये तो पैसा देकर के बुलाई गई भीड़ है। मैंने यही सवाल उनके ऊपर ठोक दिया। मैंने कहा भैया कितना पैसा लेकर के आए हो? तो उनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं पैसा लेकर के नहीं आया, बाजरा बेच करके आया हूँ। 85 किलो बाजरा बेचने के बाद पैसे इकट्ठा हुए, उन पैसों से वो नोएडा पहुंचे हैं। तो ये समाज है। लोग कहेंगे ना इस बात को कि भाई संख्या कम थी, मैं तो ये कहता हूं कि अकेला एक वो व्यक्ति जो औरैया से अपना बाजरा बेच करके आया है, जो उसने फसल उगाई थी, उस फसल को बेचने के बाद जब वो नोएडा पहुंचा है तो काफी है वही एक व्यक्ति इन मनुवादियों के तमाम बहुत सारे इनके जो जुमले होंगे, इनके जो शिगुफे होंगे, उनको जवाब देने के लिए। ऐसे भी लोग आए हैं, लगातार अत्याचार के मामले हो रहे हैं, अपनी बच्चियों को लेके आए, क्योंकि हमें बसपा में श्रद्धांजलि नहीं शपथ भी लेनी है जी। संकल्प भी लेना है। लोगों ने कहा कि संकल्प लेना है कि 27 की लड़ाई पार्टी के पदाधिकारी लड़े या न लड़े। हमारे नेता ने जैसे कहा था कि जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करूंगी, वैसा ही इस पार्टी में अब होगा। तो वो भी आज संकल्प लेने आए थे कि जैसा नेता हमारी चाह रही है तो सरकार हम बना के रहे। अजय पवन, बहुत सारी बात हो गई, वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन एक और विषय था जो चर्चा का विषय बना हुआ था और वो जिक्र मैं जरूर करूंगा। विभाग जी तो वाला जिक्र नहीं करेंगे। देखो कोई खास बात है तो बिल्कुल करो, जाते हैं बिल्कुल। हमारे जितने भी देखने वाले हैं ना, चाहने वाले, सौराष्ट्र टाइम्स से परिवार के जितने लोग हैं जो एकदम चौंक जाएं, ऐसी खबर बताओ। खबर ये है कि वहां पर बहुत सारे नौजवान साथी हमारे मौजूद थे, बहुत सारे युवा मौजूद थे, लेकिन आज उन युवाओं के मुंह से जब सुना गया कि भैया वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं है, भटक गए थे, लेकिन अब नहीं भटकेंगे, वापसी हो रही है। बिल्कुल ये बात है जो बिजनौर के लोगों ने कहा, ये बात अध्यक्ष बढ़ापुर के जो आए थे उन्होंने भी ये बात कही है। और ये बात नगीना सांसद के क्षेत्र से लोगों ने कहा हमने समझा कि ये शायद समाज के लिए एक नया लड़का तैयार हो रहा है, इसको मैनेज किया जाए। मगर जिस तरह की विचारधारा इधर पनपी, आवाज उठाना, मगर लगातार केसेस होना, युवाओं पे केस हो रहे हैं, जाते तो हैं मगर केस इनका पता नहीं। इनको तो बढ़िया सिक्योरिटी मिली है, कैबिनेट मंत्री वाला घर मिला है और हमारा आदमी जेल में जा रहा है। बिल्कुल, हमारे बच्चे का करियर खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे बातें कहीं ऐसी तो नहीं कर रहे हैं, तो लाइव में पड़ी हुई है बहुत सारी बातें, क्योंकि लाइव 3-3 घंटे के हैं, 4-4 घंटे, बहुत लंबी लाइव है। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड भी नहीं हो पाएगी। तो आप लाइव में जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर एक राष्ट्रीय संयोजक मिले हैं और उन्होंने जो हमें फोटो दिखाया, उन्होंने कहा आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तो मेरे मुंह से देखते ही ये बात निकली, मैंने तो गरीब चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि उनका फोटो ऐसा था बिल्कुल एकदम जो एक बच्चा होता है, वो कोई मुंह छुपे ताव नहीं, बिल्कुल एक शर्ट पहन रखी आसमानी रंग की, जैसे हमारे बहुजन समाज के बच्चे होते हैं, वैसा एक लड़का नजर आया। लेकिन थे भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे माननीय सांसद जी। तो मेरे मुंह से एकदम से तपाक से बात निकली, मैंने तो गरीब चंद्रशेखर आजाद का फोटो है। तो कहने लगे बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज जो अमीर चंद्रशेखर आजाद आपको नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से। एक व्यक्ति ने एक बात और कही थी, मेरी जब बात हो रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा मैंने इसको बचपने से देखा है, बजरंग दल से लेकर आज तक जानता हूँ, इसकी कहानी पूरी तैयार हो गई है, आगे क्या करने वाला है, समाज को भ्रमित करने वाला। इतना ही नहीं, ऐसे तमाम संगठन हैं बसपा का एक्टिविटी देखते हुए वो भी एक्टिव किए जाएंगे, फिर चाहे सामाजिक संगठन हो जो चुपचाप एक कमरे में बंद। और मैं तो सीधा लोगों के सामने एक एग्जांपल बताता हूं, मैं तो 1984 की बात बताता हूं, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उतरी, यही नगीना सीट थी, इसी नगीना सीट से चुनाव लड़ रही थी। 1989 में भी उनको चुनाव लड़ना पड़ा था। उनके सामने कौन था? बहुजन समाज के तो व्यक्ति थे, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान को जब उतारा गया था, और कांग्रेस से कौन लड़ रहा था उनके साथ? बाबू जगजीवन राम, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री की बेटी। तो एक तरफ बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, एक तरफ रामविलास पासवान, दोनों ही समाज के लोग थे। तो ऐसे तो आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे जो समाज के ही होंगे, जो समाज के महापुरुषों का नाम लेंगे, जो महापुरुषों के नाम पर पार्टियां बना के आपके बीच में आएंगे, जो आपको बहकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो आपको बहकाने के साथ साथ आपको बरगलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो समाज के नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड होंगे आरएसएस के, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड होंगे मनुवादियों के। बस आपको देखना है। और पता है माननीय साहब कांशीराम ने क्यों कहा था कि ये सोया हुआ समाज है, इसको जगाना जरूरी है। तो सोए हुए का मतलब ये नहीं कि नींद ले रहा है, सोए हुए का मतलब ये है कि इसके बीच में माननीय साहब कांशीराम का नाम लेकर भी कोई व्यक्ति आएगा तो ये उसके साथ में जय 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 भीम का नारा लगाएगा और बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के असली मसीहाओं को दरकिनार करके उनके पीछे पीछे हो जाएगा। इसलिए कहा था माननीय साहब कांशीराम ने कि ये सोया हुआ समाज है, इसको जगाने की जरूरत है। और जगाने की ऊर्जा इस समय कौन दे रहा है? हमारे बीच बैठे हुए पवन भाई, अरे नहीं, हमारे विभाग जी, तो इसी तरीके से नहीं, हमारे दर्शक बहुत आभार करता हूं इन दर्शकों का, जिस तरह से नोएडा में मुझे प्यार और सम्मान दिया। लोग दौड़ दौड़ के मिलने आए, हरियाणा से कोई चला रहा, उनके साथी ने, मैंने इस बात को भी इसीलिए कहा कि विपिन भाई भी थे, विपिन भाई से भी मुलाकात हुई उनकी, कि हरियाणा से वो सिर्फ चल के इसलिए है कि पवन भाई आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है, वो हमारी कम से कम नेता की बात तो करते हैं। लेकिन एक ही बात कहेंगे, देखिए सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, सफल रहा, हम खबर नहीं बताते, लेकिन
लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि यहाँ क्या हो रहा था और ना पहुंची होगी तो पहुंच जाए। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ लखनऊ से आए हैं हमारे मित्र यानी छोटे भाई पवन जी, और हमारे बराबर में पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और दोस्तों आज आपके साथ में यहाँ पर जो बीच में नजर आ रहे हैं पवन, राजपथ टीम का हिस्सा है। तो राजपथ पर भी आप इनको जरूर देखते रहते होंगे और शायद सैयद कासिम साहब के बाद में लोगों ने कहा भी था कि भाई राजपथ के लोग और आप लोग सारे के सारे एक साथ मिल करके बहुत अच्छी अच्छी खबरें देते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। तो आज तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, फिर आपको समझ जाइए। आज तो सारी खबरें ऐसी मिलने वाली हैं कि बस सुनते ही दिल भाग भाग हो जाएगा। कोई गलत खबर नहीं बतानी। तो पवन भाई स्वागत है। धन्यवाद सर, और सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो कहीं नहीं डोला, कभी नहीं पीछे हटा, लगातार स्वराज का जो लाइन रही उसको कभी किसी ने छोड़ा नहीं और वही लाइन पे आज भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पवन जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि जितनी भीड़ की उम्मीद थी, ठीक है, क्योंकि हम वहीं थे जी, जितनी उम्मीद थी, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, बिल्कुल, जो बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है भाई, उम्मीद तो यही कि कई लाखों की संख्या में भीड़ होगी, लेकिन भीड़ रह गई मात्र लाख सवा लाख के करीब हमारी जानकारी के मुताबिक। ठीक है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं वजह क्या रही है, वह के बारे में आप अपने जो सुझाव हैं, अपने विचार हैं, उन्हें बताओ। बसपा का ये कार्यक्रम जिस तरह से होना चाहिए था उतनी भीड़ थी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लखनऊ में भी कार्यक्रम था, 12 मंडल उधर भी लगाए गए थे, मगर वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का जो काम मैसेज आया कि बसपा सुप्रीमो नहीं जाएंगे स्वयं, तो खबर यहीं पे नहीं एंड होती, मगर इस खबर को भी जनरेट करना चाहिए था, पदाधिकारियों पर बूथ तक तो कन्वे करना चाहिए था पश्चिम के कि आकाश आनंद आएंगे। तो शायद ये जानकारी लोगों के पास नहीं पहुंची। जो वहाँ पे सब्सक्राइबर्स थे, व्यूवर्स थे, उन्होंने बताया कि भैया मज़ा नहीं आया, वो भीड़ नहीं हो पाई। मगर हाँ, आकाश जी के जब एंट्री हुई तो लोगों में अलग उत्साह हो गया। हमारा तो पैर भी दब गया कई बार कि आकाश भाई से मिलना है, फ़ोटो खिंचवाना है। शादाब भाई भी जानते, शादाब भाई तो बाहर देख रहे थे पूरा मंजर। मगर इस मैसेज को भी कन्वे करना चाहिए था कि आकाश भाई आ रहे हैं। ठीक है, आप बाहर लोगों को ना दीजिए, मगर पार्टी में कहा गया था 6 मंडल के पदाधिकारी जिम्मेदार लोग आएंगे। बिल्कुल। तो अब बसपा की पार्टी के पदाधिकारी अगर देखे जाएं तो एक विंग तो है ही, दूसरा पिछड़ा भाईचारा कमेटी, तीसरा मुस्लिम भाईचारा कमेटी। ये तीनों विंग्स में शायद उस तरह से इनपुट नहीं गया, कार्यकर्ताओं में नहीं गया। तो कई सब्सक्राइबर, आपको भी मुलाकात हुई, सोशल मीडिया एक्स पर जाएंगे तो लोग देखेंगे कि हरियाणा से लोग चले आए। हरियाणा वाले कह रहे थे कि हम लोगों को ये बस इनपुट था कि बहन जी नहीं आ रही, तो हम दोनों लोग चले आए। 4 लोग जो आ रहे थे वो कहने बहन जी नहीं आ रहे तो कौन आएगा, तो हम लोग यहीं श्रद्धांजलि कर लेते हैं। तो आकाश जी आ रहे हैं, आकाश जी के बारे में वो मैसेज लोगों के बीच में कन्वे नहीं था। तो एक कारण ये हो सकता है, और ये सबसे बड़ा गैप है। जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होनी चाहिए, जो अपडेट होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर देखी जा रही है। कमज़ोर देखी जा रही है। शादाब जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना तो यह है, जिस तरीके से आकाश आनंद भाई के आने के समय में जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा, ये सारा जनसैलाब सुबह ही उमड़ जाना चाहिए था। हालांकि एक और गलती मुझे नजर आई है। वो गलती क्या नजर आई है, प्रोग्राम जो था कार्यक्रम के लिए 8 बजे के लिए भी बुलाया गया था। कई पोस्टर ऐसे हैं बाहर लगे हुए जिसमें लिखा है कि 8 बजे कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आकाश आनंद के आने का जो बताया पवन भाई ने कि आकाश आनंद के आने का मैसेज ही लोगों के पास से गायब था। अच्छा शादाब जी, जो आप बता रहे हो तो दर्शक हमारे यूँ सोचेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी बात दूसरी तरीका तय रही है, क्योंकि मंथन है रो स्थिति को, जो परिस्थिति वहां पे आई, तो दर्शक ये सोचेंगे कि आज तो पता ना कि कैसे बदले से नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बदलने को कोई मतलब नहीं है।
सारी की सारी बात होंगी बिल्कुल बेबाकी के साथ। भाई अगर हमने सच्चाई नहीं बताई और तो अगर आपको हमने मालूम बात को कैसे छुपा पड़े लिया, तो बहन जी तक असली बात कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल। और बहन जी तक अगर असली बात नहीं पहुंची, क्योंकि बीच के जो नेता हैं वो अगर बहुत अच्छा तरीके से दिखा दें कि भाई सब कुछ बढ़िया है, तो हवा हवाई बात हो जाएगी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हवा हवाई बातों से पार्टी नहीं जीतेगी। 2027 की जीत का सवाल है, इसलिए सच्चाई के साथ आपके सामने बात रख रहे हैं कि जब आकाश आनंद वहां पहुंचे हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन आकाश आनंद भाई को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके हाथ छूने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जो बड़ा एक जन सैलाब था, इसके मायने क्या है? अगर पहले से मैसेज होता, अगर लोगों को पता होता कि भाई आकाश आनंद वहां पहुंचने वाले हैं और यह समय निर्धारित किया गया है, रात हम जिस समय वहां पर थे हमने तमाम नेताओं से बातचीत की, लेकिन हमें खुद को भी यह पता नहीं था कि आकाश आनंद भाई सुबह में किस समय पहुंचेंगे। सबसे बड़ी दुविधा ये मुस्लिम समाज के तमाम लोग पहुंचे, और खास करके वो तबका मुस्लिम समाज का पहुंचा, MIM जैसे पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे, आकाश भाई को सुनने के लिए पहुंचे। अच्छा, आकाश जी के जो भाषण रहा, जो बोलने की शैली है, वो हर व्यक्ति को पसंद आता है, और बड़ी ही आसानी से मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि आकाश आनंद ने उस गैप को फिलअप किया जिसमें चाहे फिर तमाम नेता हों, सपा के हों या कांग्रेस के हों, मैं नाम ले लूँ तो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हो, तो आकाश आनंद ने उस लेवल में जितनी कम समय में अपनी पहचान बनाई है वो शायद ही कोई बना पाएगा। तो लोगों को पसंद है कि आकाश भाई बोलें, आकाश जी जो बोलते हैं हमारी बात रखते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये बात सदन में पहुंचे, ये बात संसद में पहुंचे, ये बात लोगों के बीच पहुंचे, ये जानकारी लोगों के बीच पहुंचे, वो भाषण में उनके दिखता है। और ये अक्सर रहा है कि बसपा सुप्रीमो का जो ट्वीट रहा है या बसपा सुप्रीमो का जो कार्यशैली रही है, उनके करने के बाद वो चीज़ें विपक्षी पार्टियां कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद करें। SIR का मामला हो, उन्होंने पहले ही कहा, अपनी कमेटी से भी कह रहे हैं कि SIR के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। कई बूथ जगहों पर जाकर आप अपडेट देखिए, वहीं पर EVM की भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने पहले जब कहा तो लोग हंसी का पात्र बना रहे थे, मगर फिर वही बात वो कर रहे हैं। बाइकाट करना इलेक्शन का, ये जो चीज़ें देखी जा रही, मगर समय की परिस्थिति देखते हुए लोगों का ये भी कहना है कि SIR के खिलाफ नहीं बोल रहे, लगातार फॉर्म फिलअप के लिए कह रही हैं। मुझे एक चीज़ और याद है, कि मैं गलत हूं तो आप ज़रूर बताइएगा, कि SIR के खिलाफ बिहार में तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर हुआ ना, चुनाव लड़े ना, तो मुद्दा बनाया ना। बसपा कह रही कि आप अपने बूथ के वोटर्स को मजबूत कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि बाइकआउट करने से अच्छा है कि हम अपने वोटर्स को भी तैयार कर लें। समय है। तो ये जागरूकता साफ साफ दर्शाती, क्योंकि जब चीज़ें शासन प्रशासन में होती हैं तो मैनेज करना मुश्किल होता है। विपक्ष में बैठकर कई ऐसे मामले हुए जिसपे उन्होंने मतलब कहते हैं उदासीनता की मुस्कान होती है, तो मुझे पता चला अंदर लोगों ने एक बात रखी, तो वो एक दर्द है मुस्कुराहट में। उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी कैसे कर सकती हूँ, शासन होता तो मैं इसको अभी सलामत कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, पवन जी ने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन SIR एक ऐसी बीमारी है कि अब तक मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा BLO की जान ले चुकी है। और सादा ब्रिज भी, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट कहना हो कि भाई SIR अगर इतनी आसान प्रक्रिया है, फार्म भरने की अगर इतनी आसान प्रक्रिया, तो अपने भैया MP MLA को BJP वाले भेजें, लाइव चैनल पे भेजें और वो SIR करके दिखा दें। एक बार वो SIR करके दिखा देंगे तो और सब SIR करवा देंगे। तो एक बार वो BJP के नेता खुद आमे ना, आके ऑनलाइन कैमरा के सामने SIR को फार्म भर के दिखाना दर्शकन को। ये आसान नहीं है ना, ये कार्यशैली आसान नहीं है। देखिए 70 से 80% जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, अगर मैं अपनी पत्रकारिता को साइड में रख के अगर जिस समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ उस पर बात रखता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर पोलिंग बूथ है तो कहाँ है? सरस्वती विद्या मंदिर में। बिल्कुल। किसका गढ़ है? RSS संघ चलाता है, वहाँ पे BLO बैठा रहता है, BLO बस्तियों में नहीं जाता है। मैंने स्वयं देखा है कि फ़ोन कर करके थक गए, BLO नहीं जा पा रहा। जब प्रेशर बनाया गया एज अ जर्नलिस्ट, कई लोगों ने फ़ोन किया, तब जाके BLO वहाँ पहुँचा और उसी व्यक्ति के पास पहुँचा कि मैं आई थी मगर वो हो नहीं पाया, मैं आया था ये हो नहीं पाया। आप गए, आप बस्ती में कैंप लगाइए, बस्ती में गेस्ट हाउस होते हैं, पार्क होते हैं, बैनर लगाइए कि आप अपना फॉर्म भराएं, एक चक्कर काटिए,
सरस्वती विद्या मंदिर हो या तमाम ऐसे होते हैं बाल निकुंज या कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे संघ रहता है, वो संघ अपने वोटर्स को कन्वर्ट करवा लेते हैं, उनका काम हो जाता है। मगर यही वो वोटर्स हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता। कुछ लोगों का लिस्ट में नाम आता तो उनके नाम की पर्ची नहीं आती। और अगर देखा जाए तो आज माफ़ी चाहेंगे मगर हमारे यूट्यूब पे आज भी वो सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो क्राइटेरिया बनी है वो कहीं ना कहीं उनसे अछूता है। देखो पवन भाई ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि वीडियो देखने वाले बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे भाई ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, सब्सक्राइब करने की उनको ये जानकारी नहीं, वो दूसरे से कहते हैं आपसे मिलते हैं। ऐसे भी बहुत हैं कि जो चैनल देख लेते हैं और देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर पाते, जानकारी की वजह से मान लो, या थोड़ी बहुत लापरवाही भी हो सके है। तो ना तो लापरवाही करनी है और जानकारी जरूर रखनी है। आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ हिंदी में बोलो कि हाँ फलाने की जानकारी दो, तुरंत जानकारी आ जा। गूगल पे डालो तुरंत जानकारी आ जा, तो जानकारी आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तो हमारे काम की चीज़ है भाई। ये तो हमें फायदा है ना, अगर हमारे और दर्शक बढ़ेंगे तो हमें फायदा। तो हमारे फायदे की चीज़ तो सबसे पहले करो, और की बाद में करियो, पहले हमारे फायदे। हम दिल्ली आ गए, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर रहा है, देख रहा है, तभी तो मैं जब आप कल कार्यक्रम में पहुंचे होंगे तो आपने देखा होगा कई सब्सक्राइबर्स होंगे जो आपको देखते होंगे, कह रहे हैं भैया ये सब्सक्राइब कैसे होता है हमको बता दिए। गांव का आदमी डेली किसानी करता है, कैसे बच्चे को पढ़ा रहा है, और जो बच्चा पढ़ने उस शहर में जा रहा है वो शहर में है ना, गांव में उनका फॉर्म कौन भरेगा? बिल्कुल वो पढ़ा लिखा नहीं है। बिल्कुल। जब नौकरी वैकेंसी आई तब जाके कई लोग परमानेंट हुए, उसके बाद उनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं। मगर आगे की जनरेशन ये सोच रही कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊं, मैं कैसे शादी करूं, मैं सामने वाले को तमाम ऐसे मामले हो रहे हैं आए दिन, कोर्ट कचहरी चल रहे हैं। वजह क्या है मालूम है? घर चलाने की दिक्कत। जो आपकी सहयोगी आती है या आप जिसके सहयोगी बनते हैं तो उसको उसके भी सामान है, उसके भी कुछ नीडेड है जो मंथली भी चाहिए, और पैसा चाहिए। सीधी सीधी बात है, बगैर पैसा के मिलता नहीं है। सही बात है, बगैर पैसा के कुछ ना। वही हाल है SIR के। मैं देख रहा हूँ कई ऐसे घर हैं मेरे जानने में है, मैंने उनसे कहा कि आपको दिक्कत आएगी हमसे बताइएगा। उनके घर में कोई आदमी नहीं है, कहे भैया कहाँ जाएं, बिल्कुल कैसे फॉर्म भरें, हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमारे पास डिटेल नहीं है, हमारी मम्मी का है पापा का नहीं है। तो वो जाके आप समझाइए, BLO की जिम्मेदारी है। जब आप नहीं जाते तो इस समय वो प्रेशराइज होते हैं, तभी आप पे प्रेशर बनाते हैं, तभी लोग है जो हड़कंप कर रहे हैं। इसी चक्कर में BLO भी परेशान हो रहा है। समय हमको लगता है सरकार को बढ़ा देना चाहिए और इसमें लोगों को नौकरी दे दें। अगर SIR आप कराना चाह रहे हैं तो लोगों को नौकरी दे दीजिए और कुछ पैसा दे दीजिए युवाओं को कि आप जाइए बस्तियों बस्तियों में भरिए फॉर्म। और फिर एक मिनट में रोकना चाहूंगा पवन भाई आपको, सादा ब्रिज भी एक बार बताओ आप कि ऐसी कोई फांसी को टाइम थोड़ी मुकर्रर है कि इतने बज के इतने सेकंड में फांसी की सजा है जाएगी, बिल्कुल चढ़ जाओगे। अरे भाई टाइम दे दो, कौन सी आप बता रही है कि बिल्कुल जानते जा रहे हैं कितने परिवार बेघर है, हैं उनके परिवार को क्या होगा, उनके बाल बच्चे को बीवी को क्या होगा। वो बेचारे इतने सारे लोग BLO और उन्होंने आत्महत्या कर ली, परेशान है और बड़ी बुरी बुरी खबर आ रही है। तो ऐसी कौन सी उन्हें फांसी की सजा कर दी है कि भाई इतने बजे बिल्कुल फांसी चढ़ जाएगी? 10-5 दिन बढ़ा दो, कौन सी दिक्कत आ रही है? सरकार बढ़ा सके, लेकिन सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है। बताओ सादा ब्रिज भी आप कैसे चुप हो? बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज आपको गम लगो दिखे कि थोड़े लोग कम आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गम नहीं लगा। और गम क्यों लगेगा, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी बाकी है। मेन चीज ये है कि देखिए 2027 आते आते जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर ये आरोप लग रहे थे कि भाई एक रैली होगी 9 अक्टूबर को, जो रैली हो गई, कि अब इनका काम खत्म हो चुका है। इन्होंने दिखा दिया, समाज आया, समाज आकर के चला जाएगा और अब लोग भूल जाएंगे कि हाँ कोई बसपा भी थी या कोई और श्रद्धांजलि सभा है, कोई और रैली होगी। लेकिन आज एक साथ प्रदेश के अंदर 2 जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि अगर मैं भी नहीं पहुंचूंगी और मैं अगर आह्वान कर दूंगी तो मेरा समाज वहीं पहुंच जाएगा। यहाँ पर मौजूद थे पवन, तो बिल्कुल आकाश आनंद के साथ में मौजूद थे। हम लोग नीचे थे जब आकाश आनंद पहुंचे हैं, तो वहां पर हालात ये थे कि जो वहां पर फोर्स लगी हुई थी वो भी बिल्कुल एकदम डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही थी। संभालना मुश्किल हो रहा था। सादा भाई आपने एक बात आपने कही
कि बसपा सुप्रीमो नहीं पहुंच पाई। मुझे लग रहा है जब आकाश आनंद को संभालने में, अगर विजुअल आप देखेंगे, बिल्कुल मैं आपने लगाया भी होगा, तो वो विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की करनी पड़ रही थी, बिल्कुल धक्का। और वो बीवीएफ की जिम्मेदारी थी, मगर वो संभालना मुश्किल हुआ था। अगर बसपा सुप्रीमो आती फिर क्या तो होगा? आप, उनके लायक तो खैर ये जगह भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ इतना ट्रैफिक है कि वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छा जगह ये नहीं। भी एक डर था, बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो को डर था। मालूम है किस चीज का डर था? समझिएगा, 12 मंडल की जिम्मेदारी इसीलिए वहां लखनऊ में लगाई कि सारा आदमी यहाँ टूट ना पड़े। बिल्कुल। और 6 मंडल फिर इधर कन्वर्ट कर दिए। ये तो सिर्फ वजह थी कि कहीं लखनऊ ना जाम हो जाए, कहीं नोएडा जाम ना हो जाए, इसलिए आधी पब्लिक उधर, आधी से ज्यादा पब्लिक उधर, और कुछ बचे हुए जो 6 मंडल थे इधर के वेस्ट के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको इधर भेज दिया गया। और एक चीज और आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि बसपा सुप्रीमो की लगातार सक्रियता। मुझे लगता है इतनी बैठकें विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं की होंगी जितनी बसपा सुप्रीमो ने इधर बैठकें कर डाली। लगातार प्रदेश का जो अन्य राज्य हैं उनकी भी 2007 के बाद जब सरकार आई थी पवन, 2007 के समय भी इतनी ज्यादा मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई थी जितनी सक्रियता अब नजर आ रही है। लोग बाग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो उस समय की वाली बसपा थी, मुझे लग रहा है कि उससे कई ज्यादा आक्रामक रूप से इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लखनऊ में हलचल पता चल रही थी जी। 5 से 6 बैठक हो गई। दिल्ली में कितनी बैठक हो रही, किससे मुलाकात हो रही है, ये किसी को पता नहीं चल रही। और एक साथ 5-5 बैठक हो रही थी दिल्ली के अंदर, एक साथ 5-5 बैठकें चल रही थी दिल्ली के अंदर, बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, बहुत बड़ी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। आप देख लें, अंदाजा लगा लें इसी बात से कि जब डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी हुई तो उनको कहाँ भेजा गया। जरूरत तो अगर उत्तर प्रदेश की खाली होती तो उत्तर प्रदेश में लगा दिया जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनको क्यों भेजा गया? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बसपा को मजबूत करना है। समय है, अपनी ताकत दिखा दो, जितनी बातें आप कहते हो उसको सच करके दिखाओ, सच करके दिखाओ, साबित। पूरा समय आपको मिला है। और आने वाला समय पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का ही है। हाँ। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है, तो वहां पर यह भी पता लग जाएगा कि आप कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और उनको वहां साबित करने के लिए मौका दिया गया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मौका देने के लिए जानी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो ठेला लगाते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो चूहे की दवाई बेचते थे, चूहे मार दवाई वाले भी बहुत फेमस है, बहुत सारे ऐसे लोग जो मजदूरी करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग वो भी हैं जब जो वादा बसपा के संस्थापक ने किया था जी, उसको मायावती स्वयं निभाई, और निभा रही है। निभाते हुए ऐसे उनको लोगों को भी विधानसभा मंत्री से बनाया है। बिल्कुल, विधानसभा, संसद, मंत्रालय भेज रही हैं ऐसे लोग, आयोग भेजा है। बिल्कुल। खैर बात यहाँ पे सीधी है, क्या बसपा की कमेटी इतने कार्यक्रम सदाब भाई कर चुकी होगी? विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जिला छोड़ दीजिए जी। क्या विधानसभा में इतनी बैठक होंगी जितनी बसपा सुप्रीमो ने कर दी होंगी इस बीच? और सक्रियता आप ये देखिए, 9 अक्टूबर की रैली की बात चल रही है। 9 अक्टूबर की रैली को तो एक समय बीत चुका है, फिर मेरी समझ में ये नहीं आती कि 9 अक्टूबर की रैली को समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, फिर मगर चारों फितूर तरफ उत्तर अभी भी। प्रदेश के अंदर, फितूर हर है। जगह उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी छोड़ करके लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस छोड़ करके लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में विश्वनाथ पाल जी के सामने लोगों ने बसपा की ज्वाइनिंग की। और आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मोहसिन खान जो एएमयू के छात्र संघ के नेता हैं, वो पार्टी में आ गए। आप देखिए जो पूर्वांचल से जो बड़े कद्दावर नेता, बाहुबली नेता बताए जाते हैं, उनके भतीजे नरेंद्र नाथ वो भी आ गए। तो इतने सारे नेता अगर पार्टी में आ रहे हैं अपनी पार्टियां छोड़ करके, और खासतौर से समाजवादी पार्टी छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं तो भैया सक्रियता है, आपको नजर नहीं आ रही है। लोग कोशिश करेंगे कि भाई नोएडा की रैली फ्लॉप, लोग कोशिश करेंगे कि लखनऊ की रैली फ्लॉप अगर संख्या से देखा जाए तो लोग कह सकते हैं, मगर मैंने जो नजरिए से देखा, बुजुर्ग यहाँ भी दिखाई दिए, युवा यहाँ भी दिखाई दिए, महिलाएं यहाँ दिखाई दी, महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। और मैंने जब बात की, हमारे चैनल पे लाइव चल रहा था, हमारे आइडल हैं जिनसे हम सीख रहे हैं, सैयद कासिम जी लाइव जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जब कहा बात करो, लोगों से मिलो, तो मैंने देखा एक महिला आई थी और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। रात में लेटने का नहीं पता, उरई से आए थे। बिल्कुल ऐसे ही लोग थे, उरई से आए थे। मेरी बात याद आ गई, पवन भाई ने जब जिक्र किया कि मेरी जब वहां लोगों से बात हुई, तो एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, औरैया से वो चले हैं, औरैया से अपने तमाम साथियों के साथ वो आए हैं, उनके साथ में 5-6 लोग और थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी आंखों में आंसू थे। अब हमने उनसे कारण पूछा,
भैया परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, इसलिए आंसू है क्या? कहने लगे आंसू इसलिए नहीं है, आंसू सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने घर से आया हूं 85 किलो बाजरा बेच करके आया हूं। बाप रे बाप। मेरे पास पैसे नहीं थे, 85 किलो बाजरा बेच करके औरैया से मैं चला हूं। और मैंने सिर्फ उनसे इतना सवाल किया था, आंसू इसलिए आ गए उनकी आंख में, मेरे मुंह से ये बात निकली, जो मनुवादियों के सवाल हैं वो भी हम कभी कभी जनता पर थोप देते हैं। मनुवादी मीडिया सवाल करती है ना कि ये तो भीड़ बुलाई गई भीड़ है, ये तो पैसा दे करके बुलाई गई भीड़ है। मैंने यही सवाल उनके ऊपर थोप दिया। मैंने कहा भैया कितना पैसा लेकर के आए हो? तो उनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं, पैसा लेकर के नहीं आया, बाजरा बेच करके आया हूं। 85 किलो बाजरा बेचकर बेचने के उसके बाद जो पैसे इकट्ठा हुए, उन पैसों से वो नोएडा पहुंचे हैं। तो ये समाज है। लोग कहेंगे ना इस बात को कि भाई संख्या कम थी, मैं तो ये कहता हूं कि अकेला एक वो व्यक्ति जो औरैया से अपना बाजरा बेच करके आया है, जो उसने फसल उगाई थी, उस फसल को बेचने के बाद जब वो नोएडा पहुंचा है, तो काफी है वही एक व्यक्ति इन मनुवादियों के तमाम बहुत सारे इनके जो जुमले होंगे, इनके जो शिगुफे होंगे, उनको जवाब देने के लिए। ऐसे भी लोग आए हैं, लगातार अत्याचार के मामले हो रहे हैं, अपनी बच्चियों को लेके आए, क्योंकि हमें बसपा में श्रद्धांजलि नहीं शपथ भी लेनी है, जी संकल्प भी लेना है। लोगों ने कहा कि संकल्प लेना है कि 27 की लड़ाई पार्टी के पदाधिकारी लड़े या न लड़े। हमारे नेता ने जैसे कहा था कि जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करूंगी, बिल्कुल वैसा ही इस पार्टी में अब होगा। तो वो भी आज संकल्प लेने आए थे कि जैसा नेता हमारी चाह रही है तो सरकार हम बना के रहे। अजय पवन, बहुत सारी बात हो गई, वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन एक और विषय था जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जी। और वो जिक्र मैं जरूर करूंगा। विभाग जी तो वो वाला जिक्र नहीं करेंगे। देखो कोई खास बात है तो बिल्कुल करो, जाते हैं बिल्कुल। हमारे जितने भी देखने वाले हैं ना, चाहने वाले, सौराष्ट्र टाइम्स से परिवार के जितने लोग हैं जो एकदम चौंक जाएं, ऐसी खबर बताओ। खबर ये है कि वहां पर बहुत सारे नौजवान साथी हमारे मौजूद थे, बहुत सारे युवा मौजूद थे, लेकिन आज उन युवाओं के मुंह से जब सुना गया कि भैया वो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं है, भटक गए थे, लेकिन अब नहीं भटकेंगे, वापसी हो रही है। बिल्कुल ये बात है जो बिजनौर के लोगों ने कहा, ये बात अध्यक्ष बढ़ापुर के जो आए थे उन्होंने भी ये बात कही है। और ये बात नगीना सांसद के क्षेत्र से लोगों ने कहा हमने समझा कि ये शायद समाज के लिए एक नया लड़का तैयार हो रहा है, इसको मैनेज किया जाए। बिल्कुल। मगर जिस तरह की विचारधारा इधर पनपी, आवाज उठाना, मगर लगातार केसेस होना, युवाओं पे केस हो रहे हैं, जाते तो हैं मगर केस इनका पता नहीं, इनको तो बढ़िया सिक्योरिटी मिली है, कैबिनेट मंत्री वाला घर मिला है जी, और हमारा आदमी जेल में जा रहा है। बिल्कुल, हमारे बच्चे का करियर खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे बातें कहीं ऐसी तो नहीं कर रहे हैं, तो लाइव में पड़ी हुई हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि लाइव 3-3 घंटे के हैं, 4-4 घंटे, बहुत लंबी लाइव है। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड भी नहीं हो पाएगी, तो आप लाइव में जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर एक राष्ट्रीय संयोजक मिले हैं और उन्होंने जो हमें फोटो दिखाया, उन्होंने कहा आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तो मेरे मुंह से देखते ही ये बात निकली, मैंने तो गरीब चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि उनका फोटो ऐसा था बिल्कुल एकदम जो एक बच्चा होता है, वो कोई मूंछ पे ताव नहीं, बिल्कुल एक शर्ट पहन रखी है आसमानी रंग की, जैसे हमारे बहुजन समाज के बच्चे होते हैं, वैसा एक लड़का नजर आया। लेकिन थे भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे माननीय सांसद जी। तो मेरे मुंह से एकदम से तबाक से ये बात निकली, मैंने तो गरीब चंद्रशेखर आजाद का फोटो है। तो कहने लगे बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज जो अमीर चंद्रशेखर आजाद आपको नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से अमीर एक व्यक्ति ने एक बात और कही थी, मेरी जब बात हो रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा मैंने इसको बचपने से देखा है जी, बजरंग दल से लेके आज तक जानता हूँ, इसकी कहानी पूरी तैयार हो गई है, आगे क्या करने वाला है, समाज को भ्रमित करने वाला, इतना ही नहीं ऐसे तमाम संगठन हैं बसपा का एक्टिविटी देखते हुए वो भी एक्टिव किए जाएंगे, फिर चाहे सामाजिक संगठन हो जो चुपचाप एक कमरे में बंद थे। और मैं तो सीधा लोगों के सामने एक एग्जांपल बताता हूं, मैं तो 1984 की बात बताता हूं, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उतरी, यही नगीना सीट थी, इसी नगीना सीट से चुनाव लड़ रही थी। 1989 में भी उनको चुनाव लड़ना पड़ा था। उनके सामने कौन था? बहुजन समाज के ही तो व्यक्ति थे, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान को जब उतारा गया था, और कांग्रेस से कौन लड़ रहा था उनके साथ? बाबू जगजीवन राम, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री की बेटी। तो एक तरफ बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, एक तरफ रामविलास पासवान, दोनों ही समाज के लोग थे। तो ऐसे तो आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे जो समाज के ही होंगे, जो समाज के महापुरुषों का नाम लेंगे, जो महापुरुषों के नाम पर पार्टियां बना के आपके बीच में आएंगे, जो आपको बहकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो आपको बहकाने के साथ साथ आपको बरगलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो समाज के नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड होंगे आरएसएस के, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड होंगे मनुवादियों के। बस
आपको देखना है। और पता है मान्यवर साहब कांशीराम ने क्यों कहा था कि ये सोया हुआ समाज है, इसको जगाना जरूरी है। तो सोए हुए का मतलब ये नहीं कि नींद ले रहा है, सोए हुए का मतलब ये है कि इसके बीच में मान्यवर साहब कांशीराम का नाम लेकर भी कोई व्यक्ति आएगा तो ये उसके साथ में जय 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 भीम का नारा लगाएगा और बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के असली मसीहाओं को दरकिनार करके उनके पीछे पीछे हो जाएगा। इसलिए कहा था मान्यवर साहब कांशीराम ने कि ये सोया हुआ समाज है, इसको जगाने की जरूरत है। और जगाने की ऊर्जा इस समय कौन दे रहा है? हमारे बीच बैठे हुए पवन भाई, अरे नहीं और हमारे भाई। विभाग जी, तो इसी तरीके से नहीं, हमारे दर्शक तो हमारे नहीं बहुत होता। आभार करता हूं इन दर्शकों का, जिस तरह से नोएडा में मुझे प्यार और सम्मान दिया। बिल्कुल। लोग दौड़ दौड़ के मिलने आए, हरियाणा से कोई चला रहा, उनके साथी ने, मैंने इस बात को भी इसीलिए कहा कि विपिन भाई भी थे, विपिन भाई से भी मुलाकात हुई उनकी, कि हरियाणा से वो सिर्फ चल के इसलिए है कि पवन भाई आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है, वो हमारी कम से कम नेता की बात तो करते हैं। लेकिन हमारी आज नेता में को एक तो ही बात दिखाते हैं। कहेंगे, देखिए सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, सफल रहा, हम कार्यक्रम की को खबर फ्लॉप नहीं बताते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि यहाँ क्या हो रहा था, और ना पहुंची होगी तो अब पहुंच जाएगी। हाँ। वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि रिपोर्ट पहुंच जाए, रुकनी नहीं चाहिए, सारी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े नेता छोटे लोगों को बिल्कुल भी दरकिनार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो सबक मिलना चाहिए। हमारा तो इस बात के लिए ये कहना है, लोगों को भले लगे कि भैया आज तो बैठ करके बुराई कर रहे हैं, बुराई लग रही हो लगती रहे, लेकिन बात साफ होगी, क्योंकि बात बेबाकी से की जाती है। जब बीट हम कर रहे हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। और वो कमियां अगर बताई जाती हैं तो उस चीज़ों पे नज़र रखी जाए। फिलहाल बसपा में जो जोश उत्साह आज की रैली में दिखी, युवाओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखा, अपने युवा नेतृत्व को देखते हुए, युवा हृदय सम्राट महिला मातृशक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत कस के आई थी, अपने नारों से गूंजा था पूरा। पहले जब ट्रायल चल रहा था तो सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी और कुछ लोग बोल रहे थे, मगर जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री हुई, माइक का आवाज खत्म हो माहौल बदल गया, गया। माइक का आवाज ही चला गया। यहाँ पर लोगों की आवाज इतनी तेज सुनाई दी, और जब तक गाड़ी बैठकर गेट के बाहर नहीं निकली, तब तक कि लोगों ने उस गाड़ी को छोड़ा नहीं। चलिए चलते चलते एक खबर बता देता हूं, बहुत बड़ी खबर है और खबर आप तक जरूर पहुंचानी है। ये जो अभी श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है, बहुत जल्द आपको सियासी रैली नजर आने वाली है। तारीख की घोषणा कल होगी, कब कौन सी सियासी रैली हो रही है, क्योंकि महापरिनिर्वाण दिवस का हमें भी इंतजार था कि एक बार महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे दे। तो सादा भी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। देसी देख बिगर ब्रेक भगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में ब्रेकिंग न्यूज लो, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, और पवन जी के मुंह से ही खुलासा करवाएंगे कि क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। इशारों में बता दीजिए। अक्सर खबर ब्रेक तो सर करते हैं राजपथ के, मगर जानकारी मुझे मिली कि जल्द ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कद का नेता जी। और माइनॉरिटी समाज का बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करेगी, उसकी खबर जैसे ही आने वाली होगी जल्द बिल्कुल आपके बीच पहुंचा दी जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर आपको यह भी बता दी जाएगी कि अब सियासी रैली होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि शक्ति प्रदर्शन, बसपा का शक्ति प्रदर्शन, बसपा का 15 जनवरी के बाद, प्रदर्शन नहीं है। 15 जनवरी के बाद बसपा में काफी कुछ बदला दिखेगा, और सियासी राजनीति में उत्तर प्रदेश में सब उथल पुथल हो जाएगा। और आपको बता दें, MIM जिस तरह से सोच रहा है, MIM के कई लोगों से मुलाकात हुई, वहां पर उस रैली में मौजूद थे। बिल्कुल रामगढ़ की सीट के बाद MIM तो बाहें फैलाए खड़ा है, लेकिन सुनिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बड़ी दूरदर्शी नेता है। हाँ। अभी सोच विचार करेंगी, पूरा चिंतन मनन होगा, कार्यकर्ताओं से सलाह ली जाएगी, पूरे पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। नहीं, नेता ने इस बात को कहा था, बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि अगर हमें मुस्लिम समाज का वोट चाहिए तो मैं मुस्लिम नेता से बात करूंगी ना। बिल्कुल, मैं कांग्रेस से क्यों बात करूंगी? कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, कांग्रेस से नहीं बात और सही करूंगी। बात तो ये बसपा सुप्रीमो बहन और मायावती सपा के लिए भी मुश्किल हो गई, हमेशा से कहती है कि गठबंधन तो करना ही नहीं, अकेले दम पे चुनाव लड़ना। सपा के लिए भी मुश्किल हो गई, और मुस्लिम समाज ये बात जान रहा है कि कहीं ना कहीं 16% होने के बाद, जी, वाई की संख्या 16 होने के बाद सरकार नहीं बन पाई। बिल्कुल एम के ताकत लगाने के साथ, जब वाई के साथ में एम गया था तब भी MY फैक्टर कुछ नहीं कर पाया, तब भी हमारे नेता आजम खान जेल के अंदर है, तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो इसका मतलब NDA की
एनडीए महागठबंधन की थी, खाली भाजपा की भी नहीं थी। तो अब मुझे आप ये बता दीजिए, जब ये एमवाई का फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, जब मुस्लिम यादव का फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, तो अब तो डीएम का फैक्टर काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगा। बस अब तो डीएम ही बदलाव लाएगा। और डीएम कैसे बदलाव लाएगा, कल फिर मिलेंगे आपके साथ। पवन जी को अभी लखनऊ निकलना है, हालांकि हमने तो इनसे रोकने के लिए कहा है कि आज यहीं पर रुकिएगा, राजपथ की टीम का स्वागत है, लेकिन पवन जी को भी एक राजपथ के दूसरे साथी है, उनकी शादी में जाना है, तो भाई मजबूरी नहीं, जल्दी दिल्ली हम फिर आएंगे और आज स्वराज टाइम पे बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जिस अंदाजे में से आप खबर दे देते हैं, आप चाहे 1 घंटा बोलो या 1.5 घंटा बोलो। हालांकि लास्ट टाइम आपने मेरी क्लास लगवा दी थी, कासिम सर बात कर रहे थे और मैंने मैसेज किया कि इस पे बात किया जाए, तो आपने नाम ले लिया था, तो कहीं उनको ज़्यादा बेहतर मालूम है। मगर एक चीज़ और देखी गई, मैंने लखनऊ से कल जब निकला तो एक और आपको बात बता दूँ, बामसेफ के जो साथी हैं, नए साथी हैं, उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है, बहुत जोश है इस समय, और वो ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। अगर नेता ने थोड़ा सा उन पर एक और नजर मार दी, बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो बामसेफ कहीं ना कहीं तमाम सामाजिक सनातनी जितने भी संगठन हैं उन सभी को खत्म कर देगी। और बामसेफ के बारे में बताया जा रहा है आपको, पवन गौतम आपको बता रहे हैं बामसेफ के बारे में। और ये बामसेफ कौन सा है, जैसे भाजपा के अंदर आरएसएस है ना, ये कॉपी है आरएसएस, बिल्कुल ये कॉपी है आरएसएस, डुप्लीकेट कॉपी। असली अगर कोई संगठन है किसी पार्टी को चलाने वाला, तो वो बामसेफ ही था। और इसी चीज से माइनॉरिटी समाज इस बात को सोच रहा है कि सेकुलर विचारधारा होनी चाहिए, जिसके पास थिंकिंग होगी वही। यूपी में ये विचार रखिए जाए सादाब भाई, ये सोचा जा रहा है कि जिसकी विचारधारा हो वही इसको हरा सकता है। नीतीश का भाजपा में वापस जाना क्यों तय हुआ? ये विचारधारा की बात की इन्होंने, देखिए बहुत काम की पॉइंट की बात आ रही है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव हमेशा से अल्पसंख्यक का लोकसभा के चुनाव में नीतीश ने भाजपा में वापस जाने का फैसला क्यों लिया? उसे मालूम था कि एनडीए को इंडी जो संगठन है, इंडी गठबंधन, इंडी संगठन हम कहते हैं, ठीक है, वो संगठन ही बना था। हाँ। तो प्रयास नीतीश ने किया जी, मगर सफलता क्यों नहीं मिली उसका कारण मैं बता दूं। बिल्कुल बताइए। उन्होंने ये कहा कि जब तक कि बसपा सुप्रीमो यहाँ नहीं होगी तो आप नहीं हरा सकते, वो सच साबित हुआ। बिल्कुल सही बात कही थी। बिहार में सभी कह रहे थे कि भाजपा हारेगी, तेजस्वी जीतेंगे। आप मुझे ओवर कॉन्फिडेंट एक बिल्कुल पूरा उदाहरण है। इस बार बिहार के चुनाव में तो सब कुछ साफ कुछ हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जब एमआईएम के नेता दरवाजा खटखटा रहे थे लालू प्रसाद यादव का, तब भी इन्होंने उनको नहीं लिया। राहुल गांधी से गुहार लगा रहे थे, तब भी उन्होंने नहीं लिया। मल्लाह के बेटे को, सन ऑफ मल्लाह को तो ले लिया और उसको डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया। मुसलमानों से कौन सी दिक्कत थी भाई? तो ये इनका सेक्युलर चेहरा है जो लोगों के सामने आ चुका है। वीआईपी को बहुत वीआईपी बना दिया था, मुख्यमंत्री का सपना चल रहा था, मगर एक सीट पर भी वो लड़ते नहीं दिखे। और ओवैसी का कहना है कि मैं 15 जीत रहा होता है, कांग्रेस डेंट न दी थी। और अखिलेश यादव, सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव बयान आते थे कि हमें कांग्रेस ने यहाँ पर, कांग्रेस ये बयान देती थी कि हमें एमआईएम ने नुकसान कर दिया। इस बार एमआईएम वालों ने बयान दिया कि कांग्रेस ने हमारा नुकसान। समाजवादी को दिक्कत ये है, बात को समझिएगा, कि सतीश कुमार सिंह यादव जीत गए बसपा से, बिल्कुल, और एमआईएम ने जिता दिया। एमआईएम साथ खड़ा दिखा, मतलब मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका बसपा के साथ दिखा, क्योंकि वहां वो जीतते दिख रहे थे। और इतना ही नहीं, जब तक काउंटिंग होती रही एमआईएम के लोग भी वहां मौजूद थे, ये भी बात बताई गई। और बसपा ने पूरा सपोर्ट दिया। और उसका देखिए, एक ने हाथ बढ़ाया तो दूसरे ने भी उस हाथ को नजरअंदाज नहीं किया, जिस तरह से समाजवादी करती है। पीछे बैकग्राउंड में भला हाथी का झंडा लगा हुआ था, मगर एमआईएम का झंडा साथ में लगाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की सतीश यादव ने, तो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पीछे हरा झंडा भी, हरा बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा था। एमआईएम का हरा बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा था। नीला झंडे के साथ साथ वो हमेशा हरा झंडा लगा करके चल रहे थे। तो ये थी सेक्युलर सोच। अब जो फर्जी सेक्युलर वाले हैं, जब एमआईएम वालों की उन्होंने नहीं सुनी, तो उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर भी उनको जगाने का काम किया। तो साथियों, आज के लिए वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे, क्योंकि पवन जी को अभी निकलना भी है। बहुत सारी खबरों का कल खुलासा करेंगे, और भी ज्वाइनिंग होगी, वो अगली बार बताएंगे हर चीज इस बार। तो बड़े बड़े जो लोग बसपा में आने वाले हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। धीरे धीरे छैया सुनो, एकदम सुनोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे सुनते रहो और वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो। तो अभी के नहीं है,
सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जो अपना समय दिया, और स्वराज टाइम का धन्यवाद जिस तरह से आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, और उन सभी दर्शकों का धन्यवाद कि जिस तरह से प्यार और सम्मान सभी चैनलों पे बनाए हुए हैं, और जो नोएडा में आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया उसका मुझे लगता है अभी जल्द ही मिल गया, हम लोगों को जल्द ही मिल रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया, आपने कासिम सर ने, वो बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।